हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुरेश्री प्रेप अप। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो मैंने आर्टिकल 19 को बहुत अच्छे से समझाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और उस वीडियो में मैंने एमसीक्यूज इसलिए नहीं डाले थे कि वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया था। तो आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ट्रस्ट में, अगर आपने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, एपीओ, जेएलओ या फिर कोई भी जुडिशरी का एग्जाम, आपका आर्टिकल 19 बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नए पैटर्न से हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। आप मेरी वीडियोस को अगर जाके देखेंगे तो बहुत डिफरेंट पैटर्न है जो मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैंने उस पीडीएफ को बनाया हुआ है, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं उस पीडीएफ में आप देखेंगे तो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना सिंप्लीफाइड वे में आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको खुद ही आंसर्स। और एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने आंसर साथ में लिखकर एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि जितना हम चीजों को देखकर कोई भी चीज हम याद कर पाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा पैटर्न रहता है। इसलिए मैं आंसर्स भी साथ में लिखती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप सबके पास अपना बेयर एक्ट होगा। देखिए, मैं भी बेयर एक्ट लेके ही बैठी हूँ ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। ठीक है, आप भी अपने पास अपने बेयर एक्ट लेके बैठे। देखिए, विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है। आर्टिकल 19 किसको अवेलेबल है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलेगा। हाँ, आप ये सारे राइट्स फॉरेनर्स को नहीं दे सकते कि फॉरेनर्स जो आपका मन करे आप बोलिए, आपको एसोसिएशन बनाना है बनाइए, आप ऐसे कहीं घूमे, हम ये राइट्स थोड़ी ना देंगे नॉन सिटीजन्स को। इसीलिए ये आर्टिकल 19 जो है सिर्फ सिटीजन्स को मिला है। ठीक है, उसके बाद कितनी फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंदर। देखिए, अगर आप आर्टिकल 19 को देखेंगे तो उसके अंदर कितनी फ्रीडम है, 6 फ्रीडम है टोटल। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19(1)(a) में दिया है। ठीक है, और बी में क्या दिया है, असेंबल। ठीक है, पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। एक वर्ड हमेशा याद रखना, इसमें क्या लिखा है, असेंबल, पीसेबली एंड वर्ड है और नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। असेंबल एंड पीसेबली, या फिर सॉरी, असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, या पीसेबली और विदाउट आर्म्स, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर है इसका 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी क्या बात करता है, एसोसिएशन। ठीक है, आप फॉर्म कर सकते हैं कोई भी एसोसिएशन और यूनियन। लेकिन इसमें ना अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, और वो किस अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी फिर सी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की, तो उसमें क्या बात किया गया है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो, मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। देखो, 19(1)(a) तो सबको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। बी किसकी बात करता है, बी बात करता है टू असेंबल, असेंबल तो आ रहा है ना, बी आ रहा है, तो ये बी में होगा, असेंबल। आप अपने बेयर एक्ट में भी देखिए। फिर सी, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी आ रहा है, तो ये सी में है। डी में क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब चारों डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं, ए बी सी डी, चारों डायरेक्शन में आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये डी किसकी बात कर रहे हैं, मतलब आप चारों डायरेक्शन में कहीं भी घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये किसमें हो गया, डी में। फिर ई, देखिए ई को मैंने ऐसे याद करा कि री साइड में भी ई आ रहा है, सेटल में भी एस ई आ रहा है, बार बार ई आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ई ऐसे याद कर लिया। ई में है रिजाइड एंड सेटल किसी भी पार्ट में। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें एफ,
जो कि बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने क्या किया फिर अमेंडमेंट से हटा दिया। कौन सा अमेंडमेंट? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। उसके बाद है जी। देखिए आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस। देखिए ये बड़े बड़े बिजनेस करते हैं जो लोग, ठीक है, बहुत रेप्यूटेड होते हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे जी लगाते हैं। इसलिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि जी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह। तो आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, याद हो गया? मेरे साथ रिपीट करिए। ए में तो सबको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी असेंबल, बी क्या है? असेंबल। सी से क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। डी से क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में घूम सकते हैं, ठीक है। तो डी से क्या हो गया? मूव कर सकते हैं। ई से क्या था? रिजाइड में भी ई आ रहा है और सेटल में भी ई आ रहा है। एफ डिलीट हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद जी कौन होते हैं? वही बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑक्यूपेशन वगैरह करते हैं। तो जी हो गया ना आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके जी तक, ठीक है। तो अब कितने हैं? क्वेश्चन ये है कि अभी करेंटली कितने जो फ्रीडम्स हैं वो गारंटेड हैं, दी गई हैं आर्टिकल 19 में। अभी कितनी है? अभी 6 हैं। ओरिजिनली कितनी थी? 7 थी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे याद है, मैं फिर भी बार बार बोल रही हूँ। रीजन क्या है इसका? वो रीजन इसलिए ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने ना तो हमारे माइंड में क्रिस्टल क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है, कि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 44th, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी तो बनता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1976, 1977, 1978। तो जब हम बार बार बोलते रहेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए आप मेरे साथ साथ जरूर बोलिए, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए अगर हम 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए देखते हैं तो उसमें क्या बात कही गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी डिराइव होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन बट इट इज इम्प्लाइड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीज का 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। उसके बाद है फ्रीडम टू असेंबल। देखिए असेंबल बल बी, तो 19(1) बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही समझ आ गया, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन सी, सी तो किस में आ रहा है? सी में आ रहा है कि सिटीजन जो है यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। एक और वर्ड था वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें ऐड किया गया है 19(1) के सी में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आया था? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है, 97 में। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, चारों डायरेक्शन में, ए बी सी डी। तो किसमें है? डी में, ठीक है। फिर उसके बाद है रिजाइड। देखिए रिजाइड में इसमें भी ई आ रहा है, अगर आप सेटल देखेंगे यहाँ पर भी ई लिखा है, तो ये ई में है। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, भाई मतलब बड़े बड़े प्रोफेशन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो ये जी में है, ठीक है, एक रेप्यूटेड है, तो जी 19(1) जी। देखिए स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। एक बात याद रखना, जितनी भी हमने फ्रीडम पढ़ी है, चाहे कोई भी हो, ए से लेके जी तक, हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे ना, आपको एमसीक्यूज खुद ही याद हो जाएंगे, मतलब 1 मिनट में आप इसको आंसर कर पाएंगे। वो वीडियो बहुत अच्छा है, आप वो लेक्चर जरूर देखना, इससे पहले जो मैंने आर्टिकल 19 पे बनाया है। अगर एक बार आपने वो लेक्चर देख लिया, ट्रस्ट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, हम जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो, ठीक है, तो वो किस में दी गई है? देखिए अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे, आप अपना पेयर एक्ट अभी के अभी ओपन करो, आर्टिकल 19 खोलो, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19 है, उसके अंदर कितने क्लॉजेस दिए गए? उसके अंदर 6 क्लॉजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो 19 क्लॉज 1 के अंदर तो हमने फ्रीडम्स बता दी कि ये आपके पास फ्रीडम्स है, लेकिन ये जो वो फ्रीडम्स है ना, उनकी रेस्ट्रिक्शंस भी बताई गई हैं, ये जो क्लॉजेस है। जैसे 19(1) ए का जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(1) के 2 में है, 19(1) का जो बी है असेंबल वाला, उसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो 2 में है, सॉरी 3 में है। जो एसोसिएशन वाला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, उसका रेस्ट्रिक्शन 4 में है। और एक बात याद रखना, डी
और ई, ठीक है, जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इन दोनों की ही रेस्ट्रिक्शन दी गई है 19 क्लॉज 5 में, ठीक है। और बाकी जो जी वाला है उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो दी गई है 19 क्लॉज 6 में, ठीक है। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है दी गई हैं। तो अभी पूछ रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका रेस्ट्रिक्शन किस में है, तो देखिए 19 का क्लॉज 2 में है। अब एक बात याद रखिए, वैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया, फिर भी बता देती हूँ। जो 19 क्लॉज 2 है ना उसके अंदर 8 ग्राउंड है, ठीक है, 8 ग्राउंड है, जिसमें क्या है कि ये जो 8 ग्राउंड है इसके बेसिस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। लेकिन अगर मैं बात करूं ओरिजिनली इसके अंदर 4 ही थी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, 4 बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है, 4 रेस्ट्रिक्शंस बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप जिस भी रेस्ट्रिक्शन, जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं, जहां जहां वर्ड आ रहा है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, याद रखना उसको 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 से ऐड किया गया है। अगर आप जितनी भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे, चाहे 19 क्लॉज 2 में देखें, चाहे 19 क्लॉज 3 में देखें, चाहे 19 क्लॉज 4 में देखें, आप उसमें क्या पाएंगे, उसमें आप ये देखेंगे जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में ऐड किया गया है, ठीक है। बाकी ये सारे ग्राउंड्स है, जैसे पब्लिक ऑर्डर दिया है इसमें, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 8 ग्राउंड है जो 19 के क्लॉज 2 में दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि 8 ग्राउंड में से, जैसे 8 ग्राउंड है उसमें से 3 ग्राउंड तो जो बेयर एक्ट में लिखे हैं वो डाल देंगे, एक को अलग डाल देंगे, ठीक है। आपको वो 8 के 8 ग्राउंड्स याद रखने हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये 19 क्लॉज के 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है, 5 और 6 में नहीं है, ठीक है, 5 और 6 में नहीं है। उसके बाद एक 19 क्लॉज 2 है जिसके अंदर 8 ग्राउंड्स है, बाकी 19 क्लॉज के 3 में 3 ग्राउंड्स है और 19 क्लॉज के 4 में कितने ग्राउंड्स है, 3 ग्राउंड्स है उसमें भी, और 19 क्लॉज 5 में 2 ग्राउंड्स है और 19 क्लॉज 6 में 3 ग्राउंड है, वो आप एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद है राइट टू रिमेन साइलेंट, उसको किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए अगर मेरे पास बोलने का अधिकार है तो मेरे पास चुप रहने का भी अधिकार है, तो ये किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए ये किया गया बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ना नेशनल एंथम जो होता है उसको गा नहीं रहे होते हैं, तो फिर उनको वही फोर्स किया जाता है कि आप गाए, मतलब आपको गाना पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप नेशनल एंथम गाओ, ठीक है। तो राइट टू रिमेन साइलेंट भी एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद है सेक्शन 66A, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है, उसको ना निरस्त कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया। किस केस में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। ये कहा गया कि जो सेक्शन 66A है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है। फिर है फ्रीडम ऑफ प्रेस को किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A, जिसके अंदर बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। उसके बाद सेडिशन लॉ आया। अब सेडिशन लॉ को वैलिडिटी दी कि भाई सेडिशन लॉ एक वैलिड कानून है, ठीक है। वो किस केस में, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। अच्छा ये बताओ ये डिसाइड कौन करेगा कि जो आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, या फिर टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, या फिर टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, और टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इन सब पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, ये डिसाइड कौन करेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। क्योंकि पार्लियामेंट तो क्या देगा, चलो ठीक है हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन ये वैलिडिटी चेक करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है
कि जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं पार्लियामेंट, हम देख के बताएंगे कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। दिस इज द पावर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। और कोर्ट जब ये रीजनेबलनेस देखेगा तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेगा? टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना अंडर आर्टिकल 19, उसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर है राइट टू पब्लिश व्यूज, आपके क्या विचार है आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। आपके जो आइडियाज हैं, ठीक है, आपके जो आइडियाज हैं उसको भी सर्कुलेट कर सकते हैं। आपके जो ओपिनियंस हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीनों ही है जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, शामिल है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स एक्सप्रेशन, पब्लिकेशन और सर्कुलेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों की अभिव्यक्ति, प्रकाशन और प्रसार शामिल है। विच केस रिकॉग्नाइज फ्रीडम ऑफ प्रेस? अभी हमने पढ़ा रमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सबको याद रखना है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें क्या शामिल नहीं है? राइट टू एडवर्टाइजमेंट, हाँ, हम जो भी एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं कि होते हैं वो इसी के तो अंदर आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आए दिन आप देखेंगे तो लोग कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बोलते ही रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है बट फिर भी। फिर है राइट टू डिफेम अदर, मतलब अगर आपको बोलने का अधिकार मिल गया है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी का मतलब किसी पर मानहानि करेंगे। आप डिफेम नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। राइट टू पब्लिश व्यूज, हाँ, आपकी किसी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर अगर आपका कोई व्यू है तो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो आप क्या नहीं कर सकते? डिफेम नहीं कर सकते। डिफेम क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और डिफेम को बीएनएस में ऑफेंस भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, वही असेंबल वाला, वो कैसी होनी चाहिए? हम असेंबली, आप ठीक है, आप सभा करना चाहते हैं ना, आप कहीं पर इकट्ठा होना चाहते हैं, आप होइए, लेकिन कैसे होना चाहिए? विदाउट आर्म्ड, ठीक है। आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए और जो आप इकट्ठा हो रहे हैं वो पीसफुली होंगे, ठीक है। तो पीसफुली एंड अनआर्म्ड असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन असेंबली आर प्रोवाइडेड अंडर, जो रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है असेंबली की, वो कहाँ प्रोवाइड है? देखिए, असेंबली किसमें थी? 19(1)(b) में, और उसकी रेस्ट्रिक्शन किसमें आ जाएगी फिर? 19 क्लॉज 3 में, क्योंकि 19 क्लॉज 2 में तो रेस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और असेंबली की रेस्ट्रिक्शंस होंगी 19 क्लॉज 3 में। और इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस है 19 क्लॉज 3 में 3 रेस्ट्रिक्शंस है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ये इसके अंदर 3 रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद विच राइट इंक्लूड्स फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन, वो कौन सा राइट है जो आपको ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार है वो किस स्वतंत्रता में शामिल है? तो वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ट्रेड जो यूनियंस होती हैं वो एसोसिएशन ही तो है, ठीक है। तो ये सी में आ गया, एसोसिएशन, सी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस और एसोसिएशन, अब आप एसोसिएशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। एसोसिएशन किसमें था? सी में, ए बी सी, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा फिर? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन और एसोसिएशन कैन बी इम्पोज्ड। अच्छा, आप जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो आप किस, वो ग्राउंड कौन सा है? एक तो ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर और एक है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये आपको जो एसोसिएशन वाला पॉइंट है ये आपको दिखेगा 19 क्लॉज 4 में, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये 2 ग्राउंड दिए गए हैं वहां पे। इन 2 ग्राउंड के बेसिस पर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं एसोसिएशन पर, अगर पब्लिक ऑर्डर की बात है और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात है। Which right allows citizen to travel freely? भाई आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपको जो फ्रीडम मिल रही है ये आपको किस मतलब कहाँ से मिल रही है? ये मिल रहा है आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चारों डायरेक्शन में घूम सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन, आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सीमित है? या तो जब तक पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना हो या फिर
शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन की बात आ गई और पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ गई तो आपके फ्रीडम टू रिसाइड है एनीवेयर इन इंडिया, उसको उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फिर है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सीमित, इसकी भी एक अपनी ये भी किसके अधीन है, 3 चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब आप डीएम बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हम ऐसे ये कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लीजिए, हमें वकील बनना है बट हम लॉ नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोफेशन है, उसकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको लॉ करना पड़ेगा और AIBE का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी अभी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा, स्टेट मोनोपोली, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट ने अपना खुद का अधिकार लिया है, ठीक है, स्टेट की ही मोनोपोली है उस पर, ठीक है, तो वो भी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। जिससे होता है ना, ये माइनिंग्स वगैरह स्टेट ही करती है, तो फिर कोई इंडिविजुअली थोड़ी ना बोलेगा कि मुझे भी ये काम करना है। अगर स्टेट का राइट है तो फिर स्टेट करेगा, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कोई भी लगा सकता है। तो ये तीनों ग्राउंड, ऑल ऑफ द अबव, ऑल दीज आर परमिटेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में इसकी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। किस केस ने स्ट्रक डाउन किया था 66A? ये आपको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, श्रेया सिंगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद द राइट टू रिमेन साइलेंट, भाई हमें चुप रहने का भी अधिकार है, बोलने का अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ये किसमें कहा गया? बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया गया किस केस में? केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में इंक्लूड? फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या क्या इंक्लूड करता है अपने में? सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ व्यूज, आप कोई भी व्यूज उसको पब्लिश कर रहे हैं वो भी, और फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप, ठीक है, जो सेंसरशिप से फ्रीडम है वो भी फ्रीडम ऑफ प्रेस में इंक्लूड होती है। तीनों चीजें आएगी। हु डिटरमाइंस वेदर अ रेस्ट्रिक्शन, कौन डिटरमाइन करेगा? जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं पार्लियामेंट, ये रीजनेबल है या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विच अमेंडमेंट एडेड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले बताया था। ये वर्ड, ये जो फ्रेज है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है? 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, ओके। फिर है पब्लिक ऑर्डर वाज एडेड एज अ ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक ऑर्डर को भी एक रेस्ट्रिक्शन का ग्राउंड बताया गया है। ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखिए, जब आप 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो 19 क्लॉज 2 में, उसके अंदर 8 क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें से 4 तो ओरिजिनली थी, 4 बाद में आई थी। तो उसमें से जो ये पब्लिक ऑर्डर वाला रेस्ट्रिक्शन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। उसके बाद विच फ्रीडम अलाउज सिटीजन टू प्रोटेस्ट पीसफुली, शांतिपूर्ण अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो किस स्वतंत्रता से मिल रही है आपको ये अनुमति? ये मिल रही है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, RTI, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम, किस आर्टिकल से मिल रहा है? जो आपको सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ये आपको कहां से मिल रहा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो किसका आधार है? डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र का आधार है। फ्री स्पीच इज असेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर आप अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं और फिर आप दूसरी ओर आप किसी को बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकते, क्योंकि फ्री स्पीच तो असेंशियल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। उसके बाद विच फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 includes the right to publish newspaper? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड है, ठीक है, ऑल्दो एक्सप्रेसली नहीं है बट इम्प्लाइडली है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो किसमें है? 19 क्लॉज 2 में। उसके बाद
मतलब स्टेट इंपोज कर सकती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली अंडर आर्टिकल 19 मस्ट बी, जो आप असेंबल हो रहे हो वो कैसी असेंबली होनी चाहिए आपकी, अनआर्म्ड होनी चाहिए, मतलब विदाउट आर्म और पीसफुल होनी चाहिए, ठीक है। विच फ्रीडम अलाउ सिटीजन टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, आप ये यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशंस बना सकते हैं, एसोसिएशन, ठीक है, सी, तो ये सी में दिया गया है। उसके बाद किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया कि फ्रीडम पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का, रमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में। उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है राइट टू असेंबल में, असेंबल बी, तो ये बी में था, और बी की फिर रेस्ट्रिक्शन कहां लगेगी, 19 क्लॉज 3 में। फिर है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी घूम सकते हो पूरी इंडिया की टेरिटरी पे, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में, ABCD, ठीक है, तो डी में दिया है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी रिसाइड, ई तो 19(1)(e) में दिया क्या है। विच फ्रीडम अलाउ सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन बहुत बड़ी बात है, मतलब रेपुटेड है, जी, तो जी में दिया गया है। उसके बाद स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोफेशन, ठीक है, ये कहाँ है, 19 क्लॉज 6 में दिया गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन, 19 क्लॉज 2 के अंदर 8 ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड नहीं है, देखिए पब्लिक ऑर्डर है, बिल्कुल है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है। देखिए जब मैं बोल रही हूँ ना, अपना बेयर एक्ट खोलिए और देखिए आपको पब्लिक ऑर्डर वर्ड दिखेगा 19 क्लॉज 2 में, जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, ठीक है, आपकी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगर आपकी फॉरेन स्टेट, अगर किसी कंट्री का फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन है तो फिर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि उस स्टेट, उस कंट्री के खिलाफ कुछ मत बोलना, ठीक है। डिफेमेशन, हाँ, बोलने के, आपको बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किसी की मानहानि कर दें, ठीक है, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दें, ये नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नहीं, प्रशासनिक सुविधा एक ग्राउंड नहीं है, मतलब ग्राउंड नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि आप नहीं बोल सकते क्योंकि प्रशासनिक जो सुविधा है उसको, मतलब ये प्रशासन के लिए ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला ग्राउंड नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, morality, contempt of court, defamation, incitement to offense, ये grounds हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। फिर है फ्रीडम जो दी गई है अंडर आर्टिकल 19, वो किसको मिलती है, वो फ्रीडम सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है। उसके बाद ये जो आर्टिकल, ये जो फ्रीडम ऑफ जो प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978। उसके बाद किस में आ गया था ये आर्टिकल 300A में, इसको एज अ लीगल राइट डाल दिया था। राइट टू स्ट्राइक, जो हमारा स्ट्राइक करने का राइट है वो एक कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, नहीं, फंडामेंटल राइट में नहीं डाला, नहीं तो फिर तो मतलब रोज ही आकर आप स्ट्राइक करने लग जाओगे, एक लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ठीक है। द टर्म रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एक संतुलित प्रतिबंध जो बैलेंस करे राइट्स को भी और पब्लिक इंटरेस्ट को भी। क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ हम यही बोलते रहेंगे हमारा राइट है, हमारा राइट है, हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट है, हमारा जो मन में आएगा हम बोलेंगे, तो उससे ये भी तो हो सकता है ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ठीक ना हो। इसीलिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो एक प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शंस है, वो दोनों में राइट्स को और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों के बीच में बैलेंस लगाता है, ठीक है, बैलेंस स्थापित करता है। और प्रोपोर्शनेट जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उसका मतलब होता है जो रेस्ट्रिक्शंस है फेयर होगी, ठीक है, जस्ट होगी और प्रोपोर्शनेट होगी। मतलब जो ये उचित प्रतिबंध है, प्रतिबंध कैसा होगा, फेयर, मतलब न्याय संगत होगा और संतुलित होना चाहिए। विच केस इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू सर्कुलेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें प्रसार का अधिकार भी शामिल है।
ये डॉक्ट्रिन जो था ये किस केस में आया? ये आया सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर्क्यूलेशन, देखिए सर्क्यू है ना, तो सर आ रहा है ना, तो दोनों में सकल, सर्क्यूलेशन, तो सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच में? फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, राइट टू साइलेंस भी है, राइट टू ब्रॉडकास्ट भी है, राइट टू इंसाइट वायलेंस। अब आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कि हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, तो क्या वो इसमें इंक्लूड होगा आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन में? नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आपका जो है पब्लिक ऑर्डर है, वो क्या कहते हैं उसको खतरा है, और जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए। Which case declared 66A of IT Act unconstitutional? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर और क्या क्या इंक्लूड है? राइट टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन, नो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ओनली, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, डी और टी ठीक है। उसके बाद विच फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब? अब किस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अगर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो 19 क्लॉज 5 अलाउ करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। एमसीक्यूज का अगर आप लेवल देखेंगे तो काफी मतलब ठीक है, इजी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है लेवल। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे जो और वीडियोस बनाऊंगी वो इसी पैटर्न में बनाऊंगी और इम्प्रूव करूंगी वीडियोस को थोड़ा और, कि कैसे एक ही वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को या सारे एस्पेक्ट को कवर कर ले, ताकि हमें बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे आपने इस ए वाले जो आर्टिकल 19 के एमसीक्यूज देखे होंगे, इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड किया, केस लॉज भी इंक्लूड किए हैं, अमेंडमेंट भी इंक्लूड किए हैं, और बेयर एक्ट का जो वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट जो उसमें लिखी हुई थी आर्टिकल्स की, जितने भी क्लॉज थे, जितने भी सब क्लॉज थे, हमने सब कुछ कवर किया। क्या ऐड हुआ है, क्या रिपील हुआ है, कितने ग्राउंड्स है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ट्रस्ट मी। अगर आपने ये पीडीएफ भी एक बार पढ़ ली ना, आपका आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।